हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जानेंगे कि इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद जो है अब सूरज पर जो है आदित्य L1 भेजे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे पूरी कहानी। चलिए, इस प्रकार से सूरज पर भेजे जाने की तैयारी चल रही है। ये रहा आपका आदित्य L1, ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। चंद्र अभियान की सफलता के बाद जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सूरज का अध्ययन करने के लिए संभवतः 2 दिसंबर को किए जाने वाले सूरज मिशन के परीक्षण की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यहाँ है आदित्य L1 जो भेजे जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान को सौर कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी परतों के दूरस्थ अवलोकन और L1 सूर्य पृथ्वी लैग्रेंजियन बिंदु पर जो है पर सौर हवा के यथास्थिति अवलोकन के लिए बनाया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है, ठीक है। L1 जो कि भेजा जाएगा, देखते हैं। इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 15 लाख किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से सूरज पर भेजे जाने की तैयारी हो रहा है, ठीक है। ठीक, आदित्य L1 जो है भेजे जाने की तैयारी हो रहा है। आदित्य L1 है, ठीक है। यहाँ पृथ्वी से जो है 15 लाख किलोमीटर दूर है सूर्य, और मून यहाँ जो है इस फिगर में आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। चलिए, आदित्य L1 मिशन जो है इस प्रकार से जाएगा सूरज पे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ इस तरीके से इसरो ने पूरी व्यवस्था करने में लगे हैं, देख पा रहे हैं आप। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन लेबोरेटरी होगी, जो कि इसे सूरज के चारों ओर बनने वाले कोरोना के रिमोट ऑब्जर्वेशन के लिए डिजाइन किया गया है। आदित्य L1 जो है यानी सूरज पृथ्वी के लैग्रेंजियन पॉइंट पर जो है लैग्रेंजियन पॉइंट पे रहकर सूरज पर उठने वाले तूफानों को समझेगा, और यह पॉइंट जो है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब जो है 120 दिन यानी कि 4 महीने का समय लगेगा, ठीक है। 120 दिन में यह पहुँचेगा, ठीक है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है ये सूरज है, ठीक है। सूरज की बाहरी भाग को जो है यहाँ कोरोना इसको कहते हैं। यहाँ पर कोरोनल होल है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ प्रोमिनेंस है, यहाँ पर जो आग की जो गोला निकला हुआ है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है कोर है, जो रेडिएटिव जोन में है, ठीक है। इस प्रकार से है, सारी चीज दिया गया है। सन स्पॉट्स है, फ्लेयर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्रोमोस्फीयर है, इस प्रकार से देख पा रहे हैं, छोटे छोटे जो है इस तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूरज को नजदीक जाने में आप इस प्रकार से सूरज को देख पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से दिखता है। विकराल ज्वालाएं पृथ्वी की ओर बोलती है धावा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सौर तूफान का सीधा जुड़ाव जो है सौर मंडल से है, और इसमें भी यह सीधे सूरज से संबंधित है। असल में यह सूरज पर उठने वाली विकराल जो है ज्वालाओं का समूह है, जो वहाँ गैसों के प्रभावों से होने वाले विस्फोट पैदा करती है, और ये विस्फोट कई परमाणु बमों जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। ये जब सूरज पर गैसों की टकराहट से विस्फोट होते हैं तो उनसे सोलर प्लेयर्स या सौर ज्वालाएं निकलती है, और ये पृथ्वी की ओर कूच करती है। इसकी रफ्तार जो है 30 लाख मील प्रति घंटे होती है, ठीक है। आगे है, पृथ्वी यह डालती है असर, मतलब पृथ्वी क्या असर डालती है जब वो ऊपर से नीचे आती है, गिरती है। तो सौर ज्वालाओं से आवेशित कणों की विशाल धाराएं, जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, CME कहा जाता है, जब ये पृथ्वी से टकराती है तो ये सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित धरती पर विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की एक धारा भेजती है। इनका असर उपग्रहों के जरिए होने वाले संचार तंत्र, बिजली की ग्रिड और समुद्री व हवाई परिवहन पर पड़ता है। फरवरी 2011 में चीन में शक्तिशाली सौर प्लेयर के कारण पूरे देश में रेडियो संचार बाधित हुआ था, ठीक है। तो ये चीन ने भेजा था जब शक्तिशाली, तो ये फरवरी 2011 में जो है सौर प्लेयर के कारण जो है पूरे देश में रेडियो संचार बाधित हो गया था। उस टाइम की बात है, 2011 की। विकराल ज्वालाएं जो है पृथ्वी की ओर बोलती है धावा, इसमें फिर से जानेंगे, ठीक है। और चलिए, वो फिर से रिपीट हो गया था, आगे जानेंगे। हर साल में आते हैं तेज सौर तूफान, ये क्या कारण है इसका? सौर तूफानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक के अनुसार हर 11 साल में तेज सौर तूफान आते हैं। इस दौरान रोज हर सप्ताह सोलर प्लेयर्स आ सकते हैं। 2024 में सर्वाधिक सौर तूफान आ सकते हैं, तो ये 24 की बात है। चलिए, कब कब आया बड़ा सौर तूफान, ये जानेंगे डिटेल में। तो ये जो है 1989 में जो है आया था। सौर तूफान की वजह से कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटे बिजली गुल हो गई थी। लाखों लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दूसरा है 1859 में आए चर्चित सबसे शक्तिशाली जियो मैग्नेटिक तूफान जो है, इसने यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क को नष्ट कर दिया था।
ठीक है। नेक्स्ट है, उधर पश्चिमी व उत्तरी अमेरिका में इतनी तेज रोशनी हुई थी कि रात के समय लोग आसमान की रोशनी में अखबार पढ़ने में सक्षम हो गए थे। इस प्रकार के जो है तूफान आए थे। नेक्स्ट है, यहाँ है, जानेंगे इसको। ये फिर से रिपीट हो रहा है दोस्तों, नेक्स्ट पीडीएफ। चलिए यहाँ पर समझेंगे, सूरज और धरती के बीच जो है 5 एक्सिस से हो सकती है स्टडी। तो यहाँ पर जानेंगे, सूरज और धरती के बीच जो है मैग्नेटिक फोर्स में 5 ऐसे एक्सिस है जहाँ से सूरज पर निगरानी की जा सकती है। पहला है L1, उसके बाद L2 है, L3, L4, L5, इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो ये 5 तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट 1 जो है L1 के हॉलो ऑर्बिट में पहुंचेगा, क्योंकि L1 पॉइंट जो है सूरज के ठीक सामने है। यहाँ से सूर्य ग्रहण के दौरान भी डेटा कलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका इस प्रकार से जो है जो पहुंचेगी, यहाँ पर जो है L1 है, ये जो है आपका L1 यहाँ पे है, L2 है, उसके बाद L3 है, L4 है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे L5 है और यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पे सूरज है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है मैग्नेटिक फोर्स 5 तरीके से दिखाया गया है। L1, L2, L3, L4 और L5 है, ठीक है। क्या है लैग्रेंज पॉइंट्स, इसके बारे में समझेंगे। लैग्रेंज पॉइंट है क्या? लैग्रेंज पॉइंट्स जो है अंतरिक्ष में वो जगह होती है जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो वहीं रहता है, यानी कि जहाँ रखा जाए अंतरिक्ष में वहीं पे वो ऑब्जेक्ट रहता है। लैग्रेंज पॉइंट पर दो बड़ी बॉडीज के बीच गुरुत्वाकर्षण उतना ही होता है जितना उन दोनों बॉडीज के बीच मौजूद छोटे ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। उसके बाद है लैग्रेंज 1 जो है पॉइंट पर पैलेस की जाने वाली सैटेलाइट के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ ग्रहण का असर नहीं होता है। सैटेलाइट जो है यहाँ से बिना किसी रुकावट के लगातार सूरज का अध्ययन कर सकता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो है इस तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हम सूरज है, इस प्रकार से दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए पूरी तरह से स्वदेशी है आदित्य L1 जो है पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके बारे में जानेंगे डिटेल से। इसरो के एक अधिकारी के मुताबिक जो है आदित्य L1 देश की संस्थाओं की भागीदारी से बनने वाला पूरी तरह स्वदेशी प्रयास है। ये जो है बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, जो विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ ने इसके पेलोड बनाए हैं, जबकि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने मिशन के लिए सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजर पेलोड विकसित किया है। उसके बाद है यूवी पेलोड जो है, ये क्या है? यूवी पेलोड जो है इसके इस्तेमाल से कोरोना और सोलर क्रोमोस्फीयर पर, जबकि एक्स रे पेलोड का इस्तेमाल सूरज की लपटों को देखने के लिए किया जाएगा। लपेटों को देखने के लिए पार्टिकल जो है डिटेक्टर और मैग्नेटोमीटर जो है पेलोड जो है चार्ट पार्टिकल के हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ये जानकारी देगी। तो आप इस प्रकार जो है फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार से आदित्य L1 की तैयारी हो रही है। चलिए आदित्य L1 पॉइंट पर ही क्यों भेजा जाएगा, इसके बारे में फिर जानेंगे। आदित्ययान जो है को सूरज और पृथ्वी के बीच हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। सैटेलाइट सूरज को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है और इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। उसके बाद है उसके बाद जो है इसरो द्वारा उम्मीद की जा रही है आदित्य L1 के पेलोड कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, फ्री फ्लेयर और प्लेयर एक्टिविटीज की विशेषताओं को, पार्टिकल्स की मूवमेंट और स्पेस वेदर को समझने के लिए जानकारी देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हैं। चलते हैं नेक्स्ट। L1 मिशन के सैटेलाइट में 7 पेलोड जा रहे हैं। सूरज और ग्रहों के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड की मॉनिटरिंग के लिए मैग्नेटोमीटर जो है। दूसरा है सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की निगरानी करने के लिए जो है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भेजा जा रहा है। उसके बाद है सौर वायु की जांच के लिए आदित्य सोलर बिन पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिवाइस भेजा जा रहा है। उसके बाद है सूरज की बाहरी आवरण को कोरोना की जांच के लिए विजुअल इमेशन लाइन क्रोनोग्राफी भेजा जा रहा है। उसके बाद है सूरज पर प्लाज्मा प्रवाह की जांच के लिए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य भेजा जा रहा है। उसके बाद है सूरज से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों की जांच के लिए सोलर को एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भेजा जा रहा है। नेक्स्ट है हाई एनर्जी एक्सरे जो है स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करेगा। तो ये सब जो है इसके साथ भेजा जा रहा है। इस प्रकार से जो आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं इसके साथ क्या क्या भेजा जा रहा है। आदित्य L1 पेलोड जो है इसके स्विच भेजा जा रहा है। स्टेप 1 है हेलोस भेजा जा रहा है, ये इस प्रकार से इसका पप्पा ये कुछ है इस प्रकार से भेजा जा रहा है। मैग्नेटोमीटर है, स्टोव भेजा जा रहा है, स्वीट बेलेक्स भेजा जा रहा है, लो एक्स भेजा जा रहा है इसके साथ। तो इतने प्रकार सारी चीज जो है भेजा जा रहा है इसके साथ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि
सूर्य की सतह से लेकर वातावरण तक कई तरह के भयानक विस्फोट होते रहते हैं। इनका काफ़ी गहरा संबंध धरती के लोगों से है। ये दैनिक भास्कर के माध्यम से जो है, ये डॉक्टर अलकेंद्र प्रताप सिंह ने, ये वैज्ञानिक है, इसने दैनिक भास्कर के माध्यम से इन्होंने कहा है इस बात को। सिर्फ नासा के सोलर मिशन जो है, नासा ने अकेले 14 मिशन सूरज पर भेजे हैं। नासा ने भेजा जा चुका है। इनमें से 12 मिशन सूरज के ऑर्बिटर यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर जो है लगाते हैं, और एक मिशन फ्लाई बाई है। दूसरा सैंपल रिटर्न हो गया था। और उसके बाद नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूरज के आसपास जो 26 बार उड़ान भरी थी, और वो सभी के सभी क्या हो गया था, जो मिशन फेल हो गया था। चलिए नासा के बारे में जानकारी लेंगे। नासा के संयुक्त मिशन जो है कौन कौन से था। नासा के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने 4 मिशन किए हैं। ये थे उलिसस और सोहो। उलिसस के 3 मिशन भेजे गए हैं। ESA ने अकेले सिर्फ एक मिशन किया है, वो एक सोलर ऑर्बिटर था। नेक्स्ट है कि यह 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। यह स्पेस क्राफ्ट अब भी रास्ते में ही है। वही जर्मनी ने 2 मिशन किए थे, दोनों ही नासा के साथ मिलकर, पहला 1974 में और दूसरा 1976 में। दोनों का नाम हेलियोस A और B था। नेक्स्ट है, ये मिशन फेल और ये आंशिक सफल रहा। तो देखेंगे नासा का 1969 में भेजा गया पायोनियर जो स्पेस क्राफ्ट एक ऑर्बिटर था, जो फेल हो गया था। यह अपनी तय कक्षा में पहुंच ही नहीं पाया। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का उलिसस 3 मिशन जो साल 2008 में भेजा गया था, यह आंशिक सफल था। उलिसस ने शुरुआत में कुछ डेटा भेजा, बाद में उसकी बैटरी खत्म हो गई। नेक्स्ट है, सूरज से सैंपल लाने वाला मिशन जो है कौन था। तो ये जो है नासा ने साल 2001 में है जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इसका मकसद था कि सूरज के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था, और उसने सफलता हासिल की। सौर हवाओं का सैंपल लिया और धरती की तरफ लौटा, लेकिन यहाँ पर उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई थी। हालांकि नासा के वैज्ञानिक ने अधिकतर सैंपल कलेक्ट कर लिया था, यानी कि बहुत सारे सैंपल जो है कलेक्ट कर लिया था, और बाद में उसकी लौटते समय क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो यह है सूरज से सैंपल लाने वाला मिशन जो है नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया। इसकी मकसद जो है वही बात है, फिर से लैंड क्रैशिंग हो गई थी, और इस प्रकार से जो था नासा का ये लैंड क्रैशिंग हुआ था। दुनिया के 22 सोलर मिशन ये यूनिक है, जो भारत का L1 है, जा रहा है। ये दुनिया भर में अब तक 22 सोलर मिशन हो चुके हैं। इसमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, जापान जैसे देशों के नाम शामिल है। इस प्रकार से है। और खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर कुंवर अलकेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि भारत का सोलर मिशन इन सभी से यूनिक है, और बाकी देशों ने रेडियो वेव्स और एक्स रे किरणों की जांच की क्षमता वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है। जो तो चलिए, अब इस प्रकार से यहीं पर आपका क्लास खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।